नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंधना में। मैं विजेंद्र सिंह आपके लिए लाया हूं आज SST के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपको आगामी बोर्ड के एग्जाम में आपको अधिक से अधिक है जो नंबर दिलाने में सहायता करेंगे। और इसी के लिए हम करते हैं शुरुआत और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? बच्चों, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में, और जो ये है लगभग 1918 तक चला था। और इसके अंदर है जो विश्व दो भागों में बंट चुका था। इसमें एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंदर दोस्तों इसमें रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, ये तीन मित्र राष्ट्र की श्रेणी में थे। और जो दूसरा था वो थे दूरी राष्ट्र। दूरी राष्ट्र के अंदर दोस्तों जो देश सम्मिलित थे उसके अंदर जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया, ये इन दो भागों में विश्व है जो बढ़ चुका था। और सभी जो देश थे अपने अपने साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे थे। और इसमें अगला प्रश्न है साथियों, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह है जो ये गुजरात में पड़ता है, बारदोली स्थान। और इसका जो सत्याग्रह का जो उन्होंने नेतृत्व किया था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये सत्याग्रह 1928 में किया गया था। और जो इसका जो कारण था वो था भू राजस्व में वृद्धि। जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने जो लगान था उसमें वृद्धि कर दी थी। और इसी जो वृद्धि के खिलाफ जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने ये जो आंदोलन, ये सत्याग्रह किया था। और इसका जो कुशल नेतृत्व करने के कारण जो वहाँ की महिलाएं थी उनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी प्रदान की थी। और ये भविष्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने लगे थे। ठीक है। और इसी में अगला जो है ऑप्शन आप देख रहे हैं, जैसे इसी में ऑप्शन दे रखा है भगत सिंह जी। ये भगत सिंह जी है जो अपने जो राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य क्रांतिकारी रहे थे। इन्होंने जो केंद्रीय असेंबली में बम भी फेंका था और इन्हें 31 मार्च 1929 को फांसी दी गई थी। और इनका जो प्रसिद्ध नारा था वो था इंकलाब जिंदाबाद, यानी क्रांति अमर रहे। ठीक है साथियों। और इसी में जो दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आज़ाद भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे और इनको चुना गया था। ये प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। और ये बहुत ही जाने माने शिक्षाविद थे। लगभग 28 से 30 विषयों में इन्होंने MA वगैरह कर रखा था। और महात्मा गांधी, आप इन्हें जानते ही हैं, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और इन राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें हमारे भाप के इंजन से संबंधित है। जो आप ये इंजन देखते हैं आजकल जो रेलवे में चलते हैं वो सभी इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। जब इनकी शुरुआत हुई थी तो यो भाप से, स्टीम से चला करते। तो इसका जो आविष्कार किया था वो थे जेम्स वॉट। ये इंग्लैंड के स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्होंने 1776 में है जो इस भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है। और इन्होंने ये जो आविष्कार है, इनसे पहले 1760 में एक न्यू कॉमेन करके एक वैज्ञानिक थे, उनका जो इंजन था, उन्होंने जो भाप का इंजन बनाया था उसी के अंदर सुधार करके है जो इन्होंने ये नया इंजन बनाया था 1776 में जेम्स वॉट ने। और इसमें आप दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं जेम्स हरग्रीव्स है, इन्होंने है जो स्पिनिंग जेनी करके एक सूत काटने वाली जो मशीन है उसका आविष्कार किया था, स्पिनिंग जेनी का। ये इन्हीं के लिए जाने जाते हैं। और इसी में अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 1780 ईस्वी में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। मतलब जो पत्रिकाएं जो आजकल जो आप देखते हैं बाजार में आती है, आपके न्यूज़पेपर रोज आते हैं। इससे पहले जब शिक्षा का और टेक्नोलॉजी का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, जब जो पत्रिकाएं छपती थी वो कभी पाक्षिक या द्वैमासिक या साप्ताहिक आया करती थी। तो ये बंगाल गजट पत्रिका है अपने, यह है जो बंगाल से प्रकाशित होती थी। और इसका जो प्रकाशित होने का समय था साप्ताहिक। और ये जो बंगाल गजट पत्रिका है ये भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका थी। इससे पहले भी बंगाल गजट नाम से एक पत्र जारी हो चुका था, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा में था। ये भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली जो पत्रिका थी। और जो इसके संपादक थे वो थे गंगाधर
भट्टाचार्य जी इसके जो संपादक थे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बच्चों बताओ, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका जो है कितने प्रतिशत भाग कौन कौन से भागों में, मतलब कितना पठारी है, मैदानी है या पर्वतीय क्षेत्र है, उसके अंदर अपन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन है 27%। ये 27.7% के हिसाब से जाना जाता है, और इसे जो इंक्लूड करके कई बार ऑप्शन में 28% भी आ जाता है। ठीक है बच्चों, और जो ये तो है पठारी भाग, और जो आप देख रहे हैं 43%, 43% भाग है जो मैदानी भाग है, और जो इसमें है जो लगभग 28% के आसपास का भाग है जो पर्वतीय भाग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। सरिस्का बाघ रिजर्व है जो ये जब भारत के अंदर जो वन्य जीवों का और जो उनका अधिक शिकार होने लगा, उनकी संख्या कम होने लगी, तो आज़ादी के बाद सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा वन्य जीव अधिनियम लाया गया, जो लाया गया था 1972 में, और इसी के अंतर्गत 1973 में है जो भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भारत में बाघों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अलग अलग अभयारण्य बनाए गए थे। उसी में एक राजस्थान के अंदर ये है जो सरिस्का बाघ अभयारण्य पड़ता है। ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थापित है। ठीक है, इसमें है जो बाघों का संरक्षण किया गया है। इसी प्रकार से है जो असम है, असम के अंदर है मानस अभयारण्य, मध्य प्रदेश में है कान्हा बाघ रिजर्व या कान्हा बाघ संरक्षण परियोजना, और गुजरात के अंदर है गिर बाघ परियोजना। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में स्थान। भारत है जो खाद्यान्न के क्षेत्रों में अभी हरित क्रांति के बाद से काफ़ी तरक्की कर रहा है, और उसी के अंतर्गत भारत में है जो चीनी उत्पादन में है जो विश्व में इसका स्थान आता है दूसरा। और एक नंबर पर जो स्थान है वो है, पहले है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका का देश है ये ब्राज़ील, ये प्रथम स्थान पर, और द्वितीय स्थान पर है भारत। ठीक है, और भारत है जो, क्योंकि ब्राजील है जो गन्ना उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है, और इसी वजह से वहाँ चीनी उत्पादन भी सर्वाधिक होता है, और भारत है जो चीनी उत्पादन में गन्ने के साथ में दूसरा स्थान रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है? जल परिवहन, देखो बच्चों, परिवहन है जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इसमें मनुष्य भी जाते हैं, और मनुष्य अपने जीवन की उपयोगी चीजों का भी एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। जिस प्रकार पहले पुराने जमाने में जो मात्र बैलगाड़ी या घोड़ों के माध्यम से, रथ के माध्यम से किया जाता था, वर्तमान में है जो सड़क परिवहन है, इसके अंदर है जो आप बस, मोटर गाड़ी, ट्रेन, उसके द्वारा करते हैं परिवहन। रेल परिवहन में आप जानते हैं बाई ट्रेन जो है मालगाड़ी के द्वारा, और जो सवारी गाड़ी तो उनसे परिवहन होता है। और पाइपलाइन द्वारा परिवहन, बच्चों आपने ये पाइपलाइन द्वारा परिवहन आपने आज से पहले सुना होगा शायद, कि पाइपलाइन में परिवहन में क्या होता है कि जो भी उत्पादित माल या कच्ची वस्तु होती है उसको कूट के, पीस के, स्लरी के रूप में, बुरादे के रूप में पाइपलाइन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में और कम खर्चे में पहुंचाया जाता है। और जो जल परिवहन का साधन है वह है, उदाहरण है वो है समुद्री परिवहन, समुद्र द्वारा यानी जल यातायात द्वारा है जो वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है समुद्री परिवहन। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसके अंदर आता है सिंहली किस देश की भाषा है? सिंहली आपने कक्षा में भी जब मैंने पढ़ाया तो आपने सुना होगा कि सिंहली है जो भारत की एक पड़ोसी देश है, उसका जो वर्तमान में जाना जाता है श्रीलंका नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्रीलंका की जो भाषा है वो है सिंहली भाषा। ठीक है, और वहाँ जो लोग निवास करते हैं उन्हें बोलते हैं सिंहली। ठीक है बच्चों, तो ये सिंहली भाषा जो श्रीलंका के अंदर है, दो समुदाय अधिक रहते हैं, एक तो है तमिल और दूसरे हैं सिंहली लोग। उनके बीच जो तमिल है जो हिंदू धर्म को मानते हैं, और जो सिंहली लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनके बीच में काफ़ी युद्ध और घमासान चल रहा था। तो और जो सिंहली राजभाषा है ये किसकी है बच्चों? श्रीलंका की। ठीक है, नेपाल की हिंदी है, और जो दूसरे देश इनकी अंग्रेजी और इनकी जो स्थानीय भाषा है वही है। इसमें उत्तर है सिंहली भाषा श्रीलंका। ये अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11।
निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रीलंका में पारित 1956 के एक्ट का प्रावधान नहीं था? बच्चों इसमें ध्यान रखना, एक्ट का प्रावधान नहीं था। आप प्रश्न पूरा पढ़े और अंत तक पढ़े, उसमें देखे नहीं था, नहीं यूं नहीं होगी जल्दबाजी में आप प्रश्न को गलत कर ले। श्रीलंका के अंदर है जो तमिल और बौद्धों के बीच में काफी संघर्ष चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए जो शुरुआत की गई थी, उसी के अंतर्गत है जो सरकार ने एक ये 1956 में एक जो अधिनियम पारित किया था, उसके अंदर था सरकारी, पहला ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में सिंहलियों का पक्ष लिया गया। बिल्कुल ये इसका सही ऑप्शन है, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों का पक्ष लिया गया था। और दूसरा है केवल सिंहली को राजभाषा की मान्यता दी गई थी। वहां पर सिंहली भाषा को राजभाषा, सरकारी भाषा की मान्यता दे दी गई थी, जिससे भी तमिल नाराज हो गए थे। और जो दूसरा ऑप्शन है बौद्ध मत को राज्य का संरक्षण दिया गया। मतलब इस नियम के अंतर्गत, इस कानून में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं या बौद्ध धर्म को है अधिक संरक्षण प्रदान किया गया। यह भी इसका ऑप्शन सही है। और जो लास्ट है प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, यह जो इसका ऑप्शन है नहीं है, इसका ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है देश प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। अगर ऐसा होता तो श्रीलंका में है जो गृह युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति हो जाती। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? यह भारतीय संविधान में मैंने आपको क्लास में बताया था बच्चों कि भारत में जो मूल संविधान था उसके अंदर उन्होंने सर्वप्रथम 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में उन्होंने 4 और ऐड करी और उसके बाद में 4 और ऐड करी। वर्तमान में है जो भारत में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जो अनुसूचित भाषा या राज, तो बच्चों है जो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है। मतलब आधिकारिक धर्म मतलब सरकार द्वारा किसी धर्म को जो है राष्ट्रीय धर्म या सरकार द्वारा पोषित धर्म, उसको बोलते हैं आधिकारिक धर्म। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है बच्चों। भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसकी प्रस्तावना में भी अपन ने पढ़ा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में किसी भी धर्म को है जो मान्यता या उसको संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण तथा रखरखाव कौन करता है? राष्ट्रीय महामार्ग यानी जिसे आप बोलते हैं नेशनल हाईवेज, ठीक है, नेशनल हाईवेज, जो इनका जो निर्माण है और जो रखरखाव है, वैसे तो इसका केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सरकार द्वारा। उसके लिए एक संस्था है वो इसके लिए कार्य करती है, NHAI, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, ये इसके लिए काम करती है। उसमें जो आप देख रहे हैं जो राज्य सरकार है जो उन सड़कों का देखरेख करती है जो जिला मुख्यालय को है जो राज्य की राजधानी उनसे जोड़ती है, और गांव और पंचायत है जो स्थानीय गांवों की जो प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना के अंतर्गत बनती है उनका रखरखाव और देखरेख करती है। और जो जिला पंचायत है या जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली जो सड़कें है उनका जिला मुख्यालय छोटी छोटी गाँवों की सड़कों का जो देखरेख करती है। अपने इसके अंदर उत्तर रहेगा केंद्र सरकार द्वारा है जो राष्ट्रीय महामार्गों का निर्माण व रखरखाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निजीकरण कब अपनाया गया? निजीकरण मतलब जो है एक व्यक्ति या समूह द्वारा किसी कार्य को करना है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी भारत में वो की गई थी 1991 से। इसका सही उत्तर है 1991 में है जो भारत में आर्थिक संकट का दौर आया। उस समय है जो अपने प्रधानमंत्री रहे थे वो थे PV नरसिम्हा राव जी, ठीक है। और उस समय जो अपने जो अर्थात वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। और जो उस समय वो वित्त मंत्री थे जो बाद में लगभग 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने है जो निजीकरण और उसकी शुरुआत की थी, उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। और उसी में है जो अपन देखते हैं कि उसके बाद से विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी तेज गति से उनकी जो है शुरुआत हुई, ठीक है बच्चों। इसका सही उत्तर रहेगा 19। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 16, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन है जो इसकी स्थापना है जो अंग्रेजी सरकार द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी या गठन किया गया था वो किया गया था 1927 में। और कहाँ पर? इंग्लैंड में। और जो ये भारत आया था वो फरवरी जो है, भारत कब आया था? भारत आगमन या भारत कब आया था? भारत आया था ये फरवरी
1928 में, ठीक है। और इसके जो कुल सदस्य पूछे जाते हैं कई बार बच्चों, तो इसके कुल सदस्य संख्या थी, कुल सदस्य इसके कुल सदस्य थे 7 सदस्य थे, और सभी क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक। इसी वजह से भारतीयों द्वारा है जो इसकी काफ़ी जो आलोचना की गई, काफ़ी विरोध किया गया। और जब ये बंदरगाह पर उतरा था तो उनके विरोध के अंदर साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए थे। और इन्हीं नारों के दौरान अमृतसर के अंदर लाला लाजपत राय लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय का विरोध करते समय उनके सर पे अंग्रेजों की लाठी पड़ी, और लाला लाजपत राय जी कुछ समय बाद उस चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने मरते मरते कहा था कि मेरे ताबूत की एक एक कील है जो लाठी पड़ी, एक एक कील है अंग्रेजों के जो यहाँ पे रवानगी के उसमें वो काम आएगी। और उन्हें वो बात सही साबित हुई, और कुछ समय बाद में भगत सिंह जी द्वारा उनकी जो मृत्यु का बदला लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? आदि औद्योगिकरण का मतलब है बच्चों, जब भारत विश्व के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मतलब जब सभी चीजें हैं जो मशीनों द्वारा और टेक्नोलॉजी के द्वारा उनका उत्पादन किया जाने लगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनको बेचा जाने लगा था। तो उसी से औद्योगिक क्रांति से शुरुआत से पहले का समय या फिर दौर, ठीक है, औद्योगिक क्रांति के शुरुआत से पहले का समय या दौर, उसके अंदर है जो सभी उत्पादन मनुष्य द्वारा स्वयं के श्रम व हाथों द्वारा गांवों व छोटे शहरों में या परिवारों में लघु व कुटीर उद्योगों में किया जाता था। मतलब कहने का मतलब यह है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से पहले का जो भी समय है उसके अंदर जो भी वस्तु या चीजों का उत्पादन किया जाता था किसी फैक्ट्री में या मशीनों द्वारा न करके मनुष्य द्वारा स्वयं के श्रम व हाथों द्वारा गांव और छोटे गांव और परिवार लघु व कुटीर उद्योग में जो उत्पादन किया जाता था उसे बोलते हैं आदि औद्योगिकरण, ठीक है। आदि औद्योगिकरण मतलब जो औद्योगिक क्रांति थी उससे पहले का समय। अगला प्रश्न देखते हैं, नए युग का प्रतीक किसे माना गया था? अगला प्रश्न है बच्चों, नए युग का प्रतीक किसे माना गया था? नए युग का प्रतीक माना गया है कपास को, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है कॉटन। कपास को 19वीं शताब्दी के अंत में जब औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा और जो नई नई मिलें लगी उसकी वजह से जो कपास की मांग बढ़ी और इसी वजह से है जो इसे 19वीं या नए युग का जो प्रतीक चिन्ह माना गया कॉटन या कपास को। अगला है प्रश्न, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम। बच्चों ये आप कक्षा 3, 4, 5 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि वनों से हमें क्या लाभ होते हैं और ये बिल्कुल ही आपको अच्छे तरीके से पता होगा। वनों से लाभ, सर्वप्रथम वनों से क्या प्राप्त होती है अपने को? लकड़ी, ठीक है। और वनों के सबसे ज्यादा जीवनदायिनी जो अपने को बोलते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन, ठीक है। ये उत्पाद की श्रेणी में तो नहीं आएगा लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मनुष्य को प्रभावित करती है, ठीक है। और इसके अलावा है गोंद, औषधीय गुणों से भरपूर रहता है ये। उसके अलावा अनेक प्रकार की औषधियां, ठीक है, औषधियां भी वहां से प्राप्त होती है। जैसे ये जो कुनेन की गोली होती है मलेरिया में काम आती है, ठीक है, वो। और क्या प्राप्त होता है वहां से? तेंदुपत्ता और लकड़ी, ईंधन की लकड़ी। उसके अलावा इमारती लकड़ी जिससे कि अपन फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। इस प्रकार से अनेकों लाभ है वनों से होने वाले उत्पाद अनगिनत है। अब मैंने 3, 4, 5 जो बड़े बड़े हैं उत्पाद उनके बारे में आपको जानकारी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को किन वर्गों में बांटा जाता है? ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का
4 वर्गों में वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पे मतलब उस उद्योग पर किसका मालिकाना हक है, उसका जो मालिक कौन है, उसके आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र मतलब उसके जो भी मालिक वगैरह है, उसका जो निजी क्षेत्र में कुछ एक व्यक्ति या कुछ संस्था, छोटी संस्था द्वारा उसको चलाया जाता है उद्योग को। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत सरकार द्वारा किसी उद्योग को चलाया जाता है, वो उसी के श्रेणी में आता है। और तीसरा जो है वो है संयुक्त क्षेत्र या संयुक्त वर्ग। ठीक है, संयुक्त वर्ग के अंतर्गत किसी एक कंपनी को या किसी उद्योग को 2 पार्टनर द्वारा मिलकर चलाया जाए, दोनों कोलैबोरेशन आपस में मिलकर चलाते हैं वो। और जो चौथा इसका है अंतिम, वो है सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव क्षेत्र। सहकारी एक सबके लिए, सब एक के लिए। ठीक है, सहकारिता की भावना से कुछ लोग या कुछ लोगों का समूह बना के लाभ और हानि का सभी का आपस में वितरण कर दिया जाता है। इसके अंदर यह है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है। सत्ता यानी कि शासन करना, किसी स्थान पर या शासन करने के लिए उसकी साझेदारी। उसमें साझेदारी मतलब हिस्सेदारी। ठीक है, हिस्सेदारी मतलब अलग अलग लोग इसमें इकट्ठे होते हैं। इसका उत्तर रहेगा किसी सत्ता की साझेदारी मतलब समाज के सभी वर्गों द्वारा जो है सत्ता के में भाग लेना या चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना। ठीक है सर, सत्ता की साझेदारी समाज के सभी समुदायों द्वारा सत्ता में भाग लेना, अर्थात समाज के सभी वर्ग या जाति धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के सभी व्यक्तियों को है जो सत्ता में उसको हिस्सेदारी लेना और सत्ता के अंदर अपना भाग लेना, यह कहलाएगा समाज के सभी समुदायों द्वारा सत्ता में भाग लेना, सत्ता की साझेदारी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। सेवा क्षेत्रक। सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। अपन ने बच्चों पढ़ा था कि जो सेवा क्षेत्र को है जो इनको तृतीयक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अपन ने पढ़ा था क्लास के अंदर बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को है जो सेवा क्षेत्र के नाम से भी अपन जानते हैं। इसके अंदर है जो बच्चों किसी वस्तु का उत्पादन करके सेवा का उत्पादन किया जाता है। सेवा क्षेत्र को इसमें वस्तु का उत्पादन न करके सेवा का उत्पादन किया जाता है। इसके उदाहरण के लिए अपन देखें तो जैसे सेवा क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र, ठीक है, शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा, ठीक है, और परिवहन। ठीक है, ये सभी जो उदाहरण है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण, इससे पहले भी प्रश्न आया था कि भारत में निजीकरण की शुरुआत। ठीक है, तो उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंदर जो कोई भी अर्थव्यवस्था या कोई देश है उसके अंदर दूसरे जो उद्योगों का प्रवेश को मनाही होती है। ठीक है, तो उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत उन जो नियम होते हैं जो किसी दूसरी जो कंपनी है या उद्योग है उनको भारत में जो आगे बढ़ने में रोकते हैं, उन सभी को हटाया जाता है। इसका जो सही मीनिंग रहेगी, परिभाषा रहेगी, उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार द्वारा व्यापार में आने वाले अवरोधक को हटाया जाता है। अवरोधक हटाया जाता है मतलब
ऐसे नियम या फिर उसे कानून कह सकते हैं आप, जो व्यापार या उद्योग को बढ़ने से रोकते हैं, उनमें ढील अर्थात कुछ लचीलापन या कुछ छूट दी जाती है, छूट दी जाती है, जिससे जो व्यापार है जो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके और देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने में सहायक हो। ठीक है बच्चों, अभी हमारे हुए पूरे 25 प्रश्न और 1-2 प्रश्न जो रह गए हैं हम आपको वापस बताते हैं उसके अंदर बीच में वजह से कहीं चूक गया था। वो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। जो अपन ने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा था कि उद्योगों के प्रकार, ठीक है, उद्योगों के प्रकार में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जो क्षेत्रक है उसके अंदर जो उद्योग है किस आधार पर उनको बांटा गया है। ठीक है, उसमें पहला ऑप्शन है रोजगार की शर्तें, ठीक है, ये नहीं है। आर्थिक गतिविधियों का स्वभाव, ये भी नहीं है। ठीक है, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या, ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो मुख्य अंतर किया जाता वो है उद्योगों के स्वामित्व यानी मालिक के आधार पे। ठीक है, इनका मालिक कौन होगा। अगर सार्वजनिक क्षेत्र का है तो सरकार के अधीन होगा और निजी क्षेत्र का है तो किसी व्यक्ति या संस्था या समूह द्वारा उसको चलाया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थे अपने सभी 25 प्रश्न। अब मैं आशा करता हूं कि आपके जो परीक्षा में बहुत ही आपका आगे काम आएंगे और रोज ऐसे है जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और संकलन करके हम आपके सामने लेते रहेंगे। और जो ये प्रश्न अगर अच्छे लगे हों और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे जो ये यूट्यूब का चैनल है SK कोचिंग क्लासेज, इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें कि जिससे वो आगामी परीक्षा के अंदर अधिक से अधिक लाभ उठा सके। धन्यवाद।